Assalamu alaikum dear students. I am Naveed Ahmed. I am here to teach you biology for grade 12. And you know that we were discussing chapter number 24 and the topic of discussion is evidences of evolution. In the previous lecture you have studied about three evidences, and right now we are going to discuss the remaining two evidences which are given in your book. The one is that molecular biology and the other one is that comparative embryology. And you know that the embryology, the concept is given in that theory, ontogeny recapitulate phylogeny. ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी एक थ्योरी है जो कि एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड आपको सपोर्टिव प्रोवाइड करती है, यानी कि जो एविडेंसेस हैं एवोल्यूशन के लिहाज से इस थ्योरी के अंदर प्रपोज किए गए हैं. इट इज़ गिवन इन योर एक्सरसाइज इन MCQs. विल स्टडी इन एक्सरसाइज 2. अब देखिए, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए एम्ब्रियोलॉजी को और मोलेकुलर बायोलॉजी को कि किस तरह से ये एज एविडेंस कंसिडर होते हैं, चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जो डिस्कस किया है बायोजियोग्राफी, उसके बाद फिर हमने फॉसिल रिकॉर्ड और कंपैरेटिव एनाटॉमी को डिस्कस किया. सेम एज इट इज़ एक और भी है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं, एंड दैट इज़ कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें हम एम्ब्रियोज के रिलेटेड डिस्कस करेंगे और डिफरेंट एम्ब्रियोज को आपस में कंपेयर करते हैं. ये कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है. यू नो दैट एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो. एम्ब्रियोलॉजी हम स्टडी ऑफ एम्ब्रियो की बात करते हैं. बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी ऑफ एम्ब्रियो नहीं है. यू हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर 19 कि इसमें हम उसकी फर्टिलाइजेशन से लेकर अनटिल तक, जब तक उसकी बर्थ नहीं हो जाती, तब तक जितनी भी स्टेजेस आती हैं, जितनी भी चेंजेस आती हैं, उन तमाम की स्टडी को हम कम्प्लीटली किस नाम से मेंशन करते हैं? एम्ब्रियोलॉजी के नाम से मेंशन करते हैं. अब देखना ये है कि क्या सिमिलर स्टेज मौजूद होती हैं? सिमिलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, these are present in similar organisms. These are present in similar organisms. यानी कि जितनी एक दूसरे से सिमिलैरिटी शो करेंगे उतने ही वो ऑर्गेनिजम्स भी एक दूसरे से क्या होंगे? सिमिलर होंगे. तो सिमिलैरिटी को अगर हम देखें ऑर्गेनिजम्स के अंदर डेवलपमेंटल स्टेजेस को, तो जितनी सिमिलर हैं उतने ही वो एक दूसरे से सिमिलर ऑर्गेनिजम्स कंसीडर किए जाते हैं. स्टूडेंट, आप यहाँ पे एम्ब्रियोज देख रहे हैं. इसमें टर्टल, ह्यूमन, चिक और इस तरह से डिफरेंट एम्ब्रियोज मौजूद हैं. इनमें से आइडेंटिफाई करें ह्यूमन का कौन सा है. जाहिर सी बात है, यू हैव आइडेंटिफाइड. तो अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं ये कॉमन एंसेस्टर रखते हैं, कॉमन एंसेस्टर रखते हैं. तो कॉमन एंसेस्टर होने की वजह से इन तमाम वर्टिब्रेट्स की डेवलपमेंटल स्टेजेस भी सिमिलर होती हैं. तमाम वर्टिब्रेट्स की डेवलपमेंटल स्टेजेस भी क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं. स्टेज भी सिमिलर होती हैं. स्टूडेंट, बात यह है कि डेवलपमेंटल स्टेज जो होती है उसमें स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं. यानी कि यहाँ पे अगर मैं ये बात करूँ ना, डेवलपमेंटल स्टेज में हम कहते हैं कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स अपीयर होते हैं. ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स एम्ब्रियोनिक लाइफ में तो सेम होते हैं, यानी कि दीज आर सिमिलर इन एम्ब्रियोनिक लाइफ. ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में सिमिलर हैं. लेकिन जैसे ये एम्ब्रियोनिक लाइफ से आगे प्रोग्रेस करते हैं, मतलब बढ़ते हैं, इवॉल्व होते हैं, इनके अंदर डेवलपमेंट होती है, दे आर गोइंग टू मेक अ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकॉर्डिंग टू देयर क्लास. यानी कि इनके क्लास के अकॉर्डिंगली इनके अंदर क्या हो जाती हैं? डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स में ये डेवलप हो जाती हैं. मतलब कि ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में सिमिलर हैं, तो एज ग्रो, एज यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं प्रोग्रेस इन डेवलपमेंट. जैसे जैसे ये डेवलपमेंट होती है, प्रोग्रेस इन देयर डेवलपमेंट, दे आर गोइंग टू फॉर्म और डेवलप इनटू, ये आगे क्या हो जाते हैं?
डेवलप हो जाती हैं इनटू द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर गोइंग टू डेवलप इनटू distinctive characteristics, distinctive characteristic according to their class, characteristics according to their class, अपनी क्लास के मुताबिक जो है ये उसमें डेवलप हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे एग्जांपल हैं हमारे पास, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसको कहते हैं कि जो कि उनको दूसरों से डिफरेंट बनाते हैं। लेट्स सपोज के अगर हम ये बात करें कि एग्जांपल हम ले रहे हैं एक गिल पाउच की, किसके ले रहे हैं? गिल पाउच की। अब गिल पाउच एक स्ट्रक्चर है। ये गिल पाउच अगर हम बात करें तो ये तमाम वर्टिब्रेट्स में अपीयर होता है। इट्स अपीरेंटली सिमिलर इन apparently similar होता है, similar in fish के अंदर, amphibians के अंदर, इस तरह से birds में, and human के अलावा अगर बात कीजिए ना all vertebrates, तमाम वर्टिब्रेट्स, तो इट अपीयर इन ऑल वर्टिब्रेट्स, तो ये तमाम वर्टिब्रेट्स में अपीयर होगा, जिसे हमने गिल पाउच कहा। और ये तमाम के अंदर इसकी अगर हम एम्ब्रियोनिक लाइफ में बात करें, हम जस्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देयर एम्ब्रियोनिक लाइफ इन एम्ब्रियोनिक लाइफ की हम बात करते हैं कि ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में तमाम में कैसा होता है? सिमिलर होता है। चाहे तो वो फिश है उसकी बात कर लें, चाहे तो एम्फीबियंस हैं उसकी बात कर लें, बर्ड्स की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, या फिर तमाम वर्टिब्रेट्स की बात करें, तमाम के अंदर गिल पाउच की एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टेज जो है यानी कि ये अपीयरेंस जो होती है वो क्या होती है? सेम होती है। ये गिल पाउच हम कह सकते हैं कि अलोंग द थ्रॉट, ये थ्रॉट के बिल्कुल एक साथ जो है एक स्ट्रक्चर जो है वो बनता है, अपीयर होता है अलोंग थ्रॉट्स। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वो जो गिल स्लिट्स होती हैं वो भी बनती हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें उसमें भी, फिश में भी, बाकियों में भी, वो गिल स्लिट्स बेसिकली गिल पाउच के नाम से हम मेंशन करते हैं। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, दीज आर गोइंग टू बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। मतलब आप देखें, एज डेवलपमेंट प्रोसीड, एज डेवलपमेंट अकर, यानी कि जैसे जैसे उनके अंदर क्या होती है? डेवलपमेंट होगी। जैसे जैसे डेवलपमेंट उनके अंदर होती है उससे क्या चेंज आएगा? तो ज़ाहिर सी बात है जैसे ही डेवलपमेंट होगी, तो फिश की बात की जाए तो फिश के अंदर गिल पाउच जो होता है, गिल पाउच जो है दैट इज़ डेवलप इनटू द गिल्स, ये उसमें गिल्स में डेवलप हो जाता है, गिल्स में। और गिल्स जो हैं यू नो दैट हेल्प इन रेस्पिरेशन इन वाटर, और ये वाटर के अंदर हम कह सकते हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर रेस्पायर करने में क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन यही हम एज डेवलपमेंट अकर इन टर्स्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, हम टर्स्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, तो टर्स्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में इट डेवलप इनटू द यूस्टेचियन ट्यूब। टर्स्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में हम कहते हैं कि जो गिल पाउच होता है, गिल पाउच होता है दैट डेवलप इनटू यूस्टेचियन ट्यूब, ये यूस्टेचियन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाते हैं। यूस्टेचियन ट्यूब इनर ईयर का पार्ट है, और यूस्टेचियन ट्यूब जो होती है दैट कनेक्ट, ये कनेक्ट करती है, आप कह सकते हैं ईयर टू थ्रॉट, थ्रॉट के साथ, यानी कि इसमें आप ऐसे कह सकते हैं कि जो बेसिकली ईयर ड्रम होता है ना, तो ईयर ड्रम के प्रेशर को हम एज सच मेंटेन करते हैं, इसमें एक स्टेबलाइजेशन लाते हैं। एक आउटवर्ड से एयर प्रेशर लग रहा होता है और एक थ्रॉट वाली साइड से एयर प्रेशर लग रहा होता है, तो वो थ्रॉट और ईयर जो है उसके दरमियान में कनेक्शन जो होता है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब, ये यूस्टेचियन ट्यूब की मदद से होता है। तो स्टूडेंट इस सारे कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम ये बात फॉलो कर सकते हैं, हम ये बात बता सकते हैं कि दैट इज फॉलोइंग और यू कैन से दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोलॉगी, कॉन्सेप्ट ऑफ होमोलॉगी।
होमोलॉजी का कॉन्सेप्ट देता है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कॉमन एंसेस्ट्री का कॉन्सेप्ट देता है, कॉमन एंसेस्ट्री का कॉन्सेप्ट देता है। इसी सेंस में जैसे कि यहाँ पे हमने कहा गिल पाउच, अब ये फिश में भी है, एम्फीबियंस में भी है, बर्ड्स में भी है, ह्यूमंस में भी है, बाकी वर्टिब्रेट्स में भी है। वो एक अलग बात है कि जैसे बाद में उनमें डेवलपमेंट होती जाती है तो ये एक स्पेसिफिक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स में डेवलप हो जाता है अकॉर्डिंग टू देयर क्लास। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो ये होमोलोगस है ना, यानी कि उनका स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी है पहले, बाद में क्या हो जाती है फंक्शंस के लिहाज से डिफरेंट आ जाते हैं, उनकी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उनके अकॉर्डिंगली डिफरेंट है। So it is given the concept of homology, or you can say that common ancestry है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक थ्योरी है, उस थ्योरी को हम ऐसे कह सकते हैं ऑन्टोजेनी, ऑन्टोजेनी recapitulate phylogeny, ontogeny recapitulate phylogeny, phylogeny। बेटा ये एक आप ऐसे कह सकते हैं थ्योरी है या फिर एक पॉइंट है, थ्योरी ही कहा जाता है, विच इज़ रिलेटेड टू देयर एम्ब्रोलॉजी, जो कि एम्ब्रोलॉजी में उनके एंसेस्ट्रल हिस्ट्री के मुताबिक जो है वो सपोर्ट करती है। तो अगर ये पूछा जाए कि जो आपके गिल पाउच है या इस तरह के जो एम्ब्रॉनिक लाइफ में सिमिलैरिटीज़ आती हैं, इनकी सिमिलर स्टेज होती हैं सिमिलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, दैट कंसेप्ट इज़ गिवन इन दैट थ्योरी, जिसको हम ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी के नाम से मेंशन करते हैं। तो ये ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी जो है ये ओवरऑल कंपैरेटिव एम्ब्रोलॉजी जो है उसको कॉन्सेप्ट कर रही है। इससे लास्ट एविडेंस है जिसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रेफरेंस में डिस्कस करते हैं, तो वो देखते हैं नेक्स्ट लाइट बोर्ड में। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में, और जो लास्ट एविडेंस है दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे पास चंद एक स्ट्रक्चर्स आते हैं लाइक दैट। इसमें जो मेन चीज़ है वो है जीन एंड जीन प्रोडक्ट, जीन एंड जीन प्रोडक्ट। अब देखिए जीन जो है यू नो दैट इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए, इसमें हम बात करते हैं डीएनए, और ये बात भी आप जानते हैं कि डीएनए से हम आगे जो बनाते हैं वो आरएनए, और आरएनए के अंदर डीएनए के अंदर जो है वो क्या मौजूद होते हैं, जेनेटिक कोड। अब इन जेनेटिक कोड्स को हम ट्रांसलेट करते हैं। जैसे ही हम ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तो देयर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स बनती हैं। यू नो दैट ये प्रोटीन्स जो हैं दीज आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक मोनोमर्स, एंड दीज मोनोमर्स आर अमाइनो एसिड, मोनोमर्स आर अमाइनो एसिड्स। तो यहाँ पे एक बात फाइनलाइज होती है कि जो जेनेटिक कोड है दैट विल डिटरमिन्स अमाइनो एसिड। इसका मतलब ये है कि जेनेटिक कोड जो है ये एक ख़ास किस्म की एक सीक्वेंस होती है आरएनए के अंदर, डीएनए के अंदर, जीन के अंदर, विच इज़ गोइंग टू, आप ऐसे कह सकते हैं कि ये विच इज़ गोइंग टू आइडेंटिफाई going to make a specific sequence of specific monomers in the proteins, and that these are amino acids. तो एक जेनेटिक कोड एक अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमिन करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि द सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक कोड, जो सीक्वेंस है जेनेटिक कोड की, जेनेटिक कोड कह सकते हैं, या फिर इसके भी अगर मोनोमर्स की बात कर लें तो दैट इज न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड, that will determines the sequence of amino acid, sequence of monomers कह सकते हैं, monomers कह सकते हैं, या फिर हम इसमें amino acid डायरेक्टली भी कह सकते हैं। amino acid if we are going to talk about proteins, तो फिर amino acid आ जाएगा। अब देखिए जितनी सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सिमिलर होगी उतनी ही सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड भी क्या होगा, सिमिलर होगा। यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इट, हम ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो अब एक बात ये है कि सिमिलर सीक्वेंस जिसमें होगी, जिसमें क्या होगा, सिमिलर सीक्वेंस होगी, तो
तो ये सिमिलर सीक्वेंस जो है दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंटिंग सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, या आप ऐसे कह सकते हैं कि सेम सोर्स आप कह सकते हैं, सेम पॉइंट से इसे कॉपी किया जाता है, तो सेम अनसेस्टर भी कह सकते हैं, सेम अनसेस्टर, या फिर उनमें जितनी सिमिलर सीक्वेंस होगी उतनी ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी क्या होगी, सिमिलैरिटी मौजूद होगी। तो ये जो सिमिलैरिटी की हम बात कर रहे होते हैं तो वो डिपेंड कर रहा होता है कि उसमें क्या चीज़ हम सिमिलर बता रहे हैं। तो सिमिलर सीक्वेंस सिमिलर सोर्स से ली, जो सेम सोर्स से ली जा सकती है, या फिर वो सेम अनसेस्टर हो सकता है, कॉमन अनसेस्टर हो सकता है। अब एक बात तो हमें समझ आ गई कि जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी उतनी ही ज़्यादा कॉमन, उनमें सिमिलैरिटीज जो है उतनी ज़्यादा सिमिलर सीक्वेंस भी मौजूद होगी। यहाँ पे एक बात कंफर्म है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक कोड सेम है। तो ये एक बात हमें यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर का कॉन्सेप्ट देती है, एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट देती है। मतलब कि ऑल लाइफ फॉर्म, जितनी भी लाइफ फॉर्म है, आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, दिस हैव सेम जेनेटिक मटेरियल, उनमें सेम जेनेटिक कोड है। ऑर्गेनिज्म हैव सेम जेनेटिक कोड, उनमें सेम जेनेटिक कोड जो है वो मौजूद है। आप सोच रहे होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में तो नहीं है। स्टूडेंट्स, एक्सेप्शनल केस भी हो सकते हैं, वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए तो उन तमाम के अंदर जेनेटिक कोड की जो है वो सिमिलैरिटी मौजूद होती है। दीज ऑल आर सिमिलर। तो सिमिलर सीक्वेंस, सेम सोर्स, सेम अनसेस्टर, ये बात तो कंफर्म है। अब यहाँ पे हम ये भी कहते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं दिस ऑल्सो सेम, यानी कि कॉमन है, कॉमन इन मैनी ऑर्गेनिजम्स। बहुत से ऑर्गेनिजम्स को देखा जाए तो उनके अंदर प्रोटीन्स भी कैसी हैं, सिमिलर हैं। स्टूडेंट, अगर प्रोटीन्स की बात की जाए तो ये तो है तो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, लाइक दैट अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करूं तब ये हीमोग्लोबिन जो है, जितनी भी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, मैमल्स के हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स के हैं, उन तमाम के अंदर हीमोग्लोबिन जो है इसकी अमाउंट कह सकते हैं, ये इसकी सीक्वेंस जो है वो सिमिलर है। सेम एज इट इज़ हम एक और बात करते हैं जो हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन ये तमाम यूकैरियोट्स में मौजूद होती है और उनमें सेम है, ऑलमोस्ट सिमिलर मौजूद होती है। तो मैनी ऑफ द प्रोटीन्स जो हैं वो भी क्या शो करती हैं, सिमिलैरिटी शो कर रही होती हैं। सो यहाँ पे अगर हम बात करें रिमोट पास्ट में, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें और सबसे लेटेस्ट ह्यूमन की बात करें, तो इनके अंदर भी कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो क्या हैं, कॉमन है। अगर हम टेक्सोनोमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर ओवरऑल इनके बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सिमिलैरिटी जो है वो इनके अंदर मौजूद है। तो ये सिमिलैरिटी रिप्रेजेंट करती हैं कि दीज आर एग्जिस्टिंग फ्रॉम कॉमन अनसेस्टर, कि ये जो हैं ये कहाँ से आए हैं, कॉमन अनसेस्टर से बने हैं, तो कॉमन अनसेस्टर्स पे आते हैं। अभी अगर हम टेक्सोनोमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो टेक्सोनोमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें ये बात समझ में आती है कि सिमिलैरिटी मौजूद है, तो ये क्या है, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट, एक एग्जांपल दी गई है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट इज साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी स्टूडेंट, ये जो साइटोक्रोम सी होती है, यू नो दैट रेस्पिरेटरी चेन के अंदर मौजूद होती है। किसमें मौजूद होती है, रेस्पिरेटरी चेन के अंदर मौजूद होती है। तो ये जो रेस्पिरेटरी चेन में साइटोक्रोम सी है, दैट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये जितनी भी हैं ऑल एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, उन तमाम के अंदर ये जो है वो पाई जाती है, तमाम एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब कि अगर ये तमाम एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में एग्जिस्ट कर रही है तो सारे के सारे किसी एक सोर्स से इवॉल्व हुए हैं। इट ऑल्सो शो सिमिलैरिटी, ये भी क्या शो कर रहा है, सिमिलैरिटी शो कर रहा है, कॉमन ओरिजिन शो कर रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिया गया। तो इस तरह के अगर हम एग्जाम्पल्स लें तो हीमोग्लोबिन के ले सकते हैं, स्टोन के ले सकते हैं, मैनी अदर प्रोटीन्स की एग्जाम्पल्स भी हमारे पास मौजूद होती हैं। स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट आपको बताता चला जाऊँ
अभी जो हम टेक्सोनोमी कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, टेक्सोनोमी कर रहे हैं, ये जो क्लासिफिकेशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, दैट इज़ बेसिकली डीएनए, आरएनए सीक्वेंसिंग की बेस पे करते हैं। यानी कि हम इसकी सीक्वेंसिंग करवाते हैं और जितना सिमिलर डीएनए होता है, आरएनए होता है, उसी को उसी के ग्रुप के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। इफ़ यू रिमेंबर देन आपने टेक्सोनोमी की बेस जो पढ़ी होगी, अभी हम जो है वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की बेस पे जो है हम इनको क्या कर रहे होते हैं, क्लासीफाई कर रहे होते हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि यू हैव लर्नड अबाउट द एम्ब्रोलॉजी, कंपैरेटिव एम्ब्रोलॉजी एज वेल एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखिए स्टूडेंट्स, जो इसमें एम्ब्रोलॉजी है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है गिल पाउच का। द गिल पाउच इन फिश विल डेवलप इनटू गिल्स एंड इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इट विल बी डेवलप इनटू यूस्टेचियन ट्यूब। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सेम एज इट इज मोलेकुलर बायोलॉजी में बात की जाए तो इसमें एक लास्ट पे लाइन है साइटोक्रोम सी प्रोटीन को लेकर, that is present in all types of aerobic organisms because it is involved in aerobic respiration. So you can say that it is a very important MCQs which can be considered here. So ये एक long question भी हो सकता है और short questions भी हो सकते हैं. We have discussed in detail in the previous lectures कि कौन कौन से MCQs जो हैं वो इस topic से relate हो सकते हैं. Next discuss करेंगे natural selection and artificial selections. Then we will see in the next lecture. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।